पिछले लास्ट वीडियो में हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे थे व्यतिकरण का, तो उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 4 and 5 वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर. विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 4 and 5 वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर. तो वैल्यू ऑफ आर की, आर क्या है यहाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. तो इस आर को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 4 का स्क्वायर करके इक्वेशन 4 और 5 का स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो कॉस आर स्क्वायर कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो राइट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इसका पूरा सम करेंगे, ये जो इक्वेशन 4 है इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये वाली टर्म मिल गई हमें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर. ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऐड कर देंगे इसको हम. तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट दिस इक्वेशन. यहाँ हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर, यहाँ हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या मिलेगा, ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है उसमें हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर के एक्स 1 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर के एक्स 1 माइनस 5. अब अंदर सेम है के एक्स 1 माइनस 5 और अंदर भी सेम है के एक्स 1 माइनस 5. हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1. तो ये जो दोनों टर्म है उनसे हमें मिल गया ए स्क्वायर. ऐसे ही बी स्क्वायर की जो टर्म है बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर मिल जाएगा हमें कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर के एक्स 2 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर के एक्स 2 माइनस 5 और कॉस स्क्वायर के एक्स 2 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर के एक्स 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 1. तो ये जो दोनों टर्म है उनसे हमें मिलेगा प्लस बी स्क्वायर. बच गई कौन सी टर्म, 2ab वाली टर्म और ये 2ab वाली टर्म. तो 2ab वाली टर्म में हमने 2ab कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर मिला हमें कॉस ऑफ के एक्स 1 माइनस 5 cos of kx2 minus phi 2 and plus sin kx1 minus phi 1 and sin kx2 minus phi 2. ये इक्वेशन सॉल्व हो गई इस तरह से. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया हमने प्लस 2ab. अब जो ये जो इक्वेशन है वो है cos a माइनस बी. तो 2ab, यहाँ a क्या है, कैपिटल A माना, ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करने पर, ठीक है, यहाँ हमने, ये हमारा a है और ये b, इसे हमने a की तरह माना है, इसे हमने b की तरह माना है. तो ये इक्वेशन किस तरह से हो गई, cos के एक्स 2 माइनस 5 cos a माइनस b के एक्स माइनस 5. अगले स्टेप में आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. cos के कॉमन ले लिया अंदर, तो हमें अंदर क्या मिला, x2, के कॉमन लेने पर x2 माइनस x1. ऐसे ही माइनस कॉमन लिया तो अंदर मिल गया हमें 5 माइनस 5. इसे हमने बोल दिया इक्वेशन इक्वेशन 6. मेरे से इक्वेशन 6 पहले डालने में आ गया, तो आप एक एक इक्वेशन बढ़ाते जाना या एक किसी इक्वेशन का नाम हटाते रहना. तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन 6. अब x2 माइनस x1 है, ये क्या है, पाथ डिफरेंस, यानी इसको हमने कहा x2 माइनस x1 को मान लिया डेल्टा के इक्वल पथांतर, जिसे हम कहते हैं पथांतर, पाथ डिफरेंस. एंड 5 माइनस 5 ये क्या है, इसको हमने मान लिया इक्वल टू 5 प्रारंभिक कलांतर, यानी फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस. अब ये जो वैल्यू है x2 माइनस x1 को डेल्टा माना है, 5 माइनस 5 है, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos के
ये इसकी जगह x2 माइनस x1 की जगह पुट कर दिया डेल माइनस phi2 माइनस phi1 की जगह पुट कर दिया phi, तो हमें मिल गया इक्वेशन 7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस के डेल्टा माइनस phi। अब हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन 7 है इससे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात हम लिख सकते हैं आई क्या है, इंटेंसिटी तीव्रता प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, हमने रिजल्टेंट वेव का आर साइन, ये जो इक्वेशन था 4 और 5, यहाँ से हमने रिजल्टेंट इनका स्क्वायर करके जोड़ने पे हमें आर स्क्वायर जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिल गया। तो वो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन हमें मिला आर स्क्वायर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमें इक्वेशन 7 से मिल गया। तो यहाँ हम जानते हैं कि तीव्रता एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आई बराबर सी आर स्क्वायर। सी क्या है यहाँ, समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनल का जो कोफिशिएंट है वो है। तो ये हो गया रिजल्टेंट इक्वेशन, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। अतः हम जो S1 से जो तीव्र तरंग एमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी को लिख सकते हैं C, जो कि है समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल का कोफिशिएंट C, और A स्क्वायर है जो ये हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। ऐसे ही तो S1 की तीव्रता, S1 से निकलने वाली वेव की हम तीव्रता को किस तरह से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनल एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो S1 से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, उसको हमने माना था कि वेव को हमने माना था y1, S1 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंग का विस्थापन हमने क्या माना था, y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस phi1। तो एक क्या था वहां उसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसे ही S2 से जो P पर पहुंचेगी उसकी द्वितीयक तरंग है, वो उसकी तीव्रता क्या होगी, I2 इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर, बी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इमिटेड फ्रॉम स्लिट S2 एंड रीचेज एट पॉइंट P। उसको हमने इक्वेशन लिख दिया 10। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 8 वी गेट, इक्वेशन 7 से हम जो वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू है वो इक्वेशन 8 में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन किस तरह से मिल जाएगा, आई इक्वल्स टू सी आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस के डेल माइनस 5। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो आई बराबर सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस 2ab सी कॉस के डेल माइनस 5। 2abc की वैल्यू ये क्या है, सी ए स्क्वायर क्या है, सी ए स्क्वायर है I1 के इक्वल, सी बी स्क्वायर है I2 के इक्वल, और 2abc की वैल्यू हम इक्वेशन 9 और 10 से निकाल लेंगे। तो ये वाला जो 2abc है एक किसके इक्वल होगा, 2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हो गया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस के डेल माइनस 5। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 11। समीकरण 11 तरंगों के अध्यारोपण के कारण बिंदु P पर, समीकरण 11 तरंगों के अध्यारोपण के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता को प्रदर्शित करती है। यानी इक्वेशन 11 shows the resultant intensity at point P due to superposition of waves। अब हम माना जो सोर्स S1 तथा S2 से उत्सर्जित तरंगों की प्रारंभिक कला यानी इनिशियल फेज समान है। माना phi1 जो S1 तथा S2 से जो इमिटेड वेव्स हैं उनकी इनिशियल फेज क्या मानी थी हम लोगों ने, उनकी phi1 तथा phi2। अब ये दोनों इक्वल है तो क्या मिलेगा हमें, तो phi1 और phi2 इक्वल है तो हमने फाई किस तरह से, फाई बराबर phi2 माइनस phi1। जब phi1 और phi2 बराबर है तो फाई किसके इक्वल होगा, 0।
तो 5 बराबर 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हमारा 11 किस तरह से हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और जो कॉस के डेल माइनस 5, जब 5 जीरो हो जाएगा तो अंदर क्या मिलेगा हमें, कॉस के डेल। तो इक्वेशन हो गया हमारा कॉस के डेल। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 12। ये जो इक्वेशन 12 है वो क्या दर्शाता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी। अब हम व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं यानी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंटरफेरेंस को देखेंगे। तो एक इसमें होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाश, जिसे हम हिंदी में विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।